ओके, कोई एक बच्चा जल्दी से वेरीफाई कर दे कि यू कैन हियर मी एंड यू कैन सी द स्क्रीन एज वेल। यस सर, आप भी नजर आ रहे हैं, आवाज भी आ रही है। चले ठीक। अच्छा, अब अगर सारी चीजें क्लियर है, देखिए लास्ट टाइम हम बात कर रहे थे टेलीस्कोप की, और टेलीस्कोप में जो टेलीस्कोप हमने डिस्कस कर ली थी वो टेलीस्कोप थी बेसिकली एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल के बाद हमने कुछ जिक्र कर लिया था टेरेस्ट्रियल का। कुछ बातें जल्दी से याद दिला दो। टेलीस्कोप का काम मैग्निफिकेशन नहीं था, टेलीस्कोप का काम था दूर के ऑब्जेक्ट को हमसे करीब करना, नंबर 1। नंबर 2, टेलीस्कोप में आप दो लेंस इस्तेमाल करते थे। जो आई के नजदीक है वो आईपीस कहलाएगा, जो ऑब्जेक्ट से दूर है वो जो आई से दूर है वो ऑब्जेक्टिव कहलाएगा। क्योंकि यहाँ पे ये नहीं कह सकते कि ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्ट के करीब है, क्योंकि आप तो मून को देख रहे हैं या डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं। फिर हमने एक बात कही थी कि अगर आप टेलीस्कोप की बात करते हैं तो उसका काम मैग्निफिकेशन नहीं, ऑब्जेक्ट को आपसे करीब करना था। फिर मैंने कहा था कि अगर रेस को कन्वर्ज करना होता है रेटिना पे, तो तीन पॉसिबिलिटीज आई के सामने। या तो रेस ऑलरेडी कन्वर्जिंग होंगी, आई थोड़ी सी एफर्ट के साथ कन्वर्ज कर देगी। रे पैरेलल होंगी, आई को थोड़ी एफर्ट लगानी पड़ेगी। रे डाइवर्जिंग होगी, आई पे स्ट्रेस सबसे ज्यादा होगा, लेकिन मैग्निफिकेशन भी सबसे ज्यादा होगी। लिहाजा हमने कॉम्प्रोमाइज किया थोड़ा सा मैग्निफिकेशन पे और थोड़ा सा साइज पे। कैसे? मैंने टेलीस्कोप को बना दिया फोकस फॉर इंफिनिटी, ताकि रेज जो है वो पैरेलल रहे, ताकि रेज जो है वो पैरेलल है। क्योंकि मैंने इसे फोकस फॉर इंफिनिटी बनाया हुआ है, रेज पैरेलल है, लिहाजा थोड़ा सा साइज कम हो जाएगा और थोड़ा सा स्ट्रेस कम हो जाएगा, इसलिए मैंने इसे कॉम्प्रोमाइज का नाम दिया। अगर टेलीस्कोप फोकस फॉर इंफिनिटी है तो मैग्नीफाइंग पावर कैसे निकालते हैं? एफ ओवर एफ ई, जिससे हमें पता चल रहा है कि टेलीस्कोप में ऑब्जेक्टिव की पावर लेंथ जो है या फोकल लेंथ जो है वो ज्यादा होनी चाहिए, आईपीस की फोकल लेंथ कम होगी। टेलीस्कोप जो इमेज बनाती है एस्ट्रोनॉमिकल लिमिटेड होता है, लेकिन एज लॉन्ग एज आप उसको यूज करते हैं हेवनली ऑब्जेक्ट देखने के लिए जो मून पे मौजूद हैं, ठीक, तो क्या होगा, उनका सीधा उल्टा होने से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर आप एक ऐसी टेलीस्कोप बनाना चाहें जिससे आप जमीन पर मौजूद ऑब्जेक्ट्स को देखें, जिससे हम टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप कहते हैं, तो इमेज को सीधा बनाना हमारे लिए मकसद है। तो हमने एक लेयर लेंस इंट्रोड्यूस किया था जिसको हमने नाम दिया था फील्ड लेंस का या इरेक्टिंग लेंस का। फील्ड लेंस का काम सिर्फ ये है कि वो इमेज को सीधा बना देगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट जो है वो फील्ड लेंस के 2f पर है, इमेज जो है वो ऑब्जेक्ट के फील्ड लेंस के 2f पे आ जाएगा। और जब ऑब्जेक्ट 2f पर है, इमेज 2f पर है, वो इक्वल इन साइज होता है। सिर्फ आप उसको उल्टे से क्या कर देते हैं, सीधा कर देते हैं। ठीक, आपको जो है वो ये वाली बात समझ में आनी चाहिए। ठीक। अच्छा, एक टेलीस्कोप आप और पढ़ा करते थे जिसको हम नाम दिया करते थे क्या? गैलीलियन टेलीस्कोप। अगर आप बात करते हैं गैलीलियन टेलीस्कोप की, तो गैलीलियन टेलीस्कोप में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो ऑब्जेक्टिव लेंस तो आपके पास कॉन्वेक्स लेंस ही होगा। ठीक है, जो ऑब्जेक्टिव लेंस है वो आपके पास कॉन्वेक्स होगा। सिर्फ डिफरेंस ये है कि यहाँ पर जो आईपीस है वो आईपीस आपके पास एक कॉन्केव लेंस है। अब देखिए इससे फर्क क्या पड़ेगा। अगर मैं इस लाइन को प्रिंसिपल एक्सिस मान लूं, तो ऑब्जेक्टिव लेंस की सारी वर्किंग वही है जो आप पहले से जानते हैं कि रेज आएंगी एक दूसरे के पैरेलल, जिस पॉइंट पे वो कन्वर्ज होंगी उस पॉइंट को हम नाम दे देंगे प्रिंसिपल, इनफैक्ट सेकेंडरी फोकस का। शायद आपको ये वाली बात जो है वो याद हो कि जिस पॉइंट पर तमाम रेज इंटरसेक्ट करती हैं वो पॉइंट जो है वो फोकस कहलाता है। क्योंकि ये फोकस प्रिंसिपल एक्सिस पे नहीं होता, लिहाजा इस फोकस को हम नाम देते हैं सेकेंडरी फोकस का। अब जो बात हमें समझनी है वो क्या है, आगे ये लेंसेस ऐसे रखे हुए जैसे नजर आ रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्टिव लेंस ने इमेज बनाया वो आईपीएस के लिए एक रियल ऑब्जेक्ट कहलाएगा। लेकिन अगर मैं कुछ ऐसा करूं, फॉर एग्जांपल अगर मैं इस लेंस को मूव करवाऊं और इस लेंस को मैं यहां लाके रख दूं, तो अब शायद सारे बच्चों को वो वर्चुअल ऑब्जेक्ट वाला केस याद आ जाए। क्योंकि जैसे ही आप लेंस को इमेज के बनने से पहले रखेंगे, ये इमेज कभी एग्जिस्ट नहीं करेगा, ये इमेज यहाँ पे एग्जिस्ट नहीं करेगा।
अच्छा, अगर इमेज यहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करेगा, इसका क्या मतलब हुआ कि हमारी थ्योरी तो ये कहती है कि पहले लेंस का इमेज दूसरे का ऑब्जेक्ट है। तो अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये वर्चुअल ऑब्जेक्ट कहलाएगा, ठीक। और ये जो कॉनकेव लेंस है, इस कॉनकेव लेंस को इस्तेमाल करने का फायदा ये होगा कि जो इमेज मेरे पास बनेगा वो एक सीधा इमेज बनेगा, ठीक। मेरे पास शायद जो है वो, अगर आप टाइम बचाने के लिए इस डायग्राम को देखें तो ऑब्जेक्ट पैरेलल रेज आ रही हैं, वो रेस पैरेलल है, ठीक। अभी आप इन पर्पल रेस को कॉनकेव लेंस के बाद में देखिएगा, अभी आपने सिर्फ इन रेस पे फोकस करना है। ये जो डॉटेड है, ये जो 3 डॉटेड रेज है, बेसिकली पर्पल की कंटिन्यूएशन है। यानी ये वो केस है जब कॉनकेव लेंस नहीं होगा तो इमेज यहां पर बनेगा। जैसे ही आपने कॉनकेव लेंस लाके रखा, जो रेस पर्पल लेंस पे आई, देखें इनका आप सिर्फ ये वाला पोर्शन देखिएगा, अगर मैं इसको थोड़ा बेहतर बना दूं। सिर्फ इस पोर्शन को देखें जिसको मैं रेड कलर से हाईलाइट कर रहा हूं। ये वो 3 कन्वर्जिंग रेज हैं, या जो रेज हैं जो कॉन्वेक्स निकली तो कन्वर्जिंग थी और डॉटेड पे इंटरसेक्ट हो रही थी। जैसे आपने कॉनकेव लेंस आके रखा, वो डाइवर्ज हुई, और जब आप इन्हें पीछे एक्सटेंड करेंगे तो ये पैरेलल ही रहेंगे। तो ये भी वंस अगेन फोकस फॉर इंफिनिटी है। अब इस पूरी वर्किंग में अगर आप डिस्टेंसेस की बात करें तो देखिए, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस कहलाएगा फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव, क्योंकि जहां पर डॉटेड रेज इंटरसेक्ट करें, जहां पे मैंने अभी रेड डॉट बनाया, ये सेकेंडरी फोकस है। और सेकेंडरी फोकस या तो प्रिंसिपल फोकस के बिल्कुल ऊपर होता है, बिल्कुल नीचे होता है, फोकल लेंथ सेम रहेगी। ये वाला जो डिस्टेंस है, ये फोकल लेंथ ऑफ आईपीस है। तो अब अगर मुझे डिस्टेंस चाहिए बिटवीन द टू लेंसेस, तो वो कैसे निकलेगा? एफ ओ माइनस एफ ई से। यही वजह है कि जब लेंथ ऑफ गैलीलियन टेलीस्कोप की बात होगी तो फॉर्मूला होगा एफ ओ माइनस एफ ई। वैसे अलग फॉर्मूला याद करने की नीड नहीं है, आप सिर्फ वही फॉर्मूला याद रखें जो टेलीस्कोप में होता था, एफ ओ प्लस एफ ई। हमने यहाँ पर फॉर्मूला लिखा था एफ ओ प्लस एफ ई, शायद आपको नजर आ रहा हो। वही फॉर्मूला अब यहाँ पर यूज करें, क्योंकि गैलीलियन टेलीस्कोप में जो आईपीस है, वो आईपीस है वो आपके पास एक कॉनकेव लेंस है। गैलीलियन टेलीस्कोप में जो आईपीस है, वो आईपीस जो है वो कॉनकेव लेंस है, और कॉनकेव लेंस की जो फोकल लेंथ होती है वो कैसी ली जाती है? नेगेटिव ली जाती है, ठीक। तो अगर आप एफ को नेगेटिव पुट करेंगे तो आपको वही एफ ओ माइनस एफ मिल जाएगा। जहां तक सवाल है इसकी मैग्निफिकेशन का, तो जब तक ये फोकस फॉर इंफिनिटी है, वो एफ ओ ओवर एफ ई से ही निकाली जाएगी। मेरी मेरी ऑब्जर्वेशन ये कहती है कि वो तमाम न्यूमेरिकल जो एग्जाम में एमसीक्यूज में आते हैं, जब वो टेलीस्कोप का क्वेश्चन देते हैं तो 99.99% केसेस में वो फोकस फॉर इंफिनिटी का ही न्यूमेरिकल होगा, ठीक। गैलीलियन टेलीस्कोप का फायदा ये है कि यहाँ पर आपको एक जो है वो इरेक्ट इमेज मिल जाया करता है। अच्छा, अब अगर इस चैप्टर के बिल्कुल आखिरी एक छोटा सा टॉपिक है उसकी बात कर लें, वो था स्पेक्ट्रोस्कोप। स्पेक्ट्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिससे आप स्पेक्ट्रम को देखते हैं या स्पेक्ट्रम को ऑब्जर्व करते हैं। अच्छा, अगर आज मैं किसी चीज का स्पेक्ट्रम बनाना चाहूँ, लेट्स से मैं चाहता हूँ कि मैं सोडियम का स्पेक्ट्रम बना लूं, तो क्या करना चाहिए? कैसे बनाएंगे स्पेक्ट्रम? अगर कोई भी एक बच्चा जो है वो अपनी राय का जो है वो इजहार करना चाहे कि अगर आज मैं चाहता हूँ कि मैं किसी चीज का जो है वो स्पेक्ट्रम ऑब्टेन कर लूं, तो कैसे ये काम किया जा सकता है?
जी, कोई तो मेरे ख्याल से वैसे ई कैट वाले बच्चे अब मेरे ख्याल से क्लास में जो है वो सब आज सिर्फ 11 बच्चे हैं और टेस्ट भी बड़े कम बच्चों ने ही दिया है। नहीं आप चीजों का स्पेक्ट्रम बनाने के लिए आपको लाइट की नीड होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर आज आप चाहते हैं कि आप जो है वो सोडियम का स्पेक्ट्रम बनाए, तो ये बातें शायद आपने सारी जो है वो सुन रखी हो। आप क्या करेंगे, आप सोडियम मेटल को हीट करेंगे, इलेक्ट्रॉन एनर्जी अब्सॉर्ब करके एक्साइटेड में जाएंगे, जहां पे वो 10⁻⁻6 सेकंड के लिए रहता है। जब इलेक्ट्रॉन वापस आएगा तो वो एनर्जी एमिट करेगा, ठीक है। उस एनर्जी को अगर आप प्रिज्म से पास करवा दें, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से पास करवा दें, और दूसरे एंड पे कोई स्क्रीन मौजूद हो या कोई टेलीस्कोप मौजूद हो, तो आप उसे ऑब्जर्व कर सकते हैं। यार हम ये कहते हैं कि अगर आज आपने स्पेक्ट्रोमीटर डिजाइन करना है तो आप करेंगे क्या, आपके पास एक ट्यूब है, इस ट्यूब में आपने वो सोर्स रखी है जो लाइट एमिट करेगी। इस सोर्स को लेंस के फोकस पे रखा जाता है। इसको लेंस के फोकस पे रखने का फायदा क्या होगा, शायद आप में से बहुत सारे बच्चों को याद हो, मैं पहले बात बता चुका हूं। जो रेज लेंस के फोकस से पास होती हैं, वो आफ्टर रिफ्रैक्शन एक दूसरे के क्या बन जाया करती हैं, पैरेलल बन जाया करती हैं। और अगर ये लेंस रेस को पैरेलल बना रहा है, तो आपको इसका नाम याद रह गया होगा कि इस लेंस को हम नाम देते थे किसका, कॉलीमेटर का। तो जो पहला कंपोनेंट स्पेक्ट्रोमीटर में हम इस्तेमाल करते हैं, वो पहला कंपोनेंट हमारे पास क्या, कॉलीमेटर। इस कॉलीमेटर के सामने एक टेबल रखी हुई होती है, जिस टेबल को नाम दिया जाता है क्या, टर्न टेबल। ये हमारे लिए दूसरा कंपोनेंट है स्पेक्ट्रोस्कोप का, जिसको नाम दिया जाता है क्या, टर्न टेबल, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप इसको बात करते हैं टर्न टेबल की, तो इस टर्न टेबल के ऊपर हम क्या करेंगे, या तो हम प्रिज्म रखेंगे या फिर हम कोई भी डिफ्रैक्शन गेटिंग भी रखा जा सकता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पर कहूँ कि मैंने एक प्रिज्म ला के रख दिया, तो क्या होगा, जब ये पैरेलल रेस प्रिज्म से पास होंगी, तो याद है जब भी कोई वाइट लाइट किसी ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास होती है, तो एक फिनोमेना अकर होता है जिसको नाम दिया जाता है किसका, डिस्पर्जन का, जिसको नाम दिया जाता है डिस्पर्जन का। यही वजह है कि आपने शायद सुना हो कि जब जो रेनबो बनती है बारिश के बाद, ठीक है, तो उस रेनबो में भी क्या होता था, जब वाइट लाइट जो है वो मॉइस्चर से पास होती थी, रेन ड्रॉप से पास होती थी, वो डिस्पर्स होती थी, फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता था, जिससे आपको रेनबो बनती हुई नजर आती थी। तो टर्न टेबल के ऊपर आपने प्रिज्म रख दिया, तो टर्न टेबल हमारा दूसरा कंपोनेंट है। और इस टर्न टेबल के ऊपर कोई ना कोई डिस्पर्जन मीडियम रखा हुआ होगा, दैट कुड बी अ प्रिज्म और दैट कुड बी अ डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, वो कुछ भी हो सकता है। इसके दूसरे एंड पे आपके पास एक अदर टेलीस्कोप मौजूद है, ठीक है। यहाँ पर उस टेलीस्कोप का जो है वो आईपीस होगा, यहाँ पे टेलीस्कोप का जो है वो ऑब्जेक्टिव लेंस होगा, जिसकी मदद से आप जो है वो क्या करेंगे, आप इस स्पेक्ट्रम को देख सकते हैं। तो आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि स्पेक्ट्रोमीटर क्या होता है। ये स्पेक्ट्रोमीटर के जो है वो कितने कंपोनेंट्स है, कॉलीमेटर है, टर्न टेबल है, और जो तीसरा कंपोनेंट मैंने यहाँ पर बनाया है वो क्या है, टेलीस्कोप। भाई ये ध्यान में रखिएगा कि जब आप बात करेंगे टर्न टेबल की, तो टर्न टेबल के साथ साथ कोई ना कोई ऐसी डिवाइस होनी चाहिए जो लाइट को क्या कर सके, डिस्पर्स कर सके, ठीक है। स्पेक्ट्रोस्कोप का मकसद क्या है, स्पेक्ट्रम स्टडी करना। स्पेक्ट्रम की क्या वैल्यू होती है या स्पेक्ट्रम की क्या पोजीशन होती है, वो आप सब जानते हैं। हमने वो कभी जुमला पढ़ा कि जो हैसियत इंसानों में उनके फिंगरप्रिंट्स की होती है। आप एलिमेंट्स को अगर पहचानना चाहें, तो एलिमेंट का जो फिंगरप्रिंट है वो उसका स्पेक्ट्रम है। हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम उसके लिए यूनिक है। सिर्फ एक इजाफी बात यहाँ पर बता दूं, क्योंकि शायद आपने केमिस्ट्री पढ़ ली हो, स्पेक्ट्रम क्या होता है, टाइप्स ऑफ स्पेक्ट्रम, एमिशन क्या है, एब्जॉर्प्शन क्या है, लाइन क्या होगा, कंटिन्यूस क्या होगा, ये सारी बातें पता हो अच्छा है, कहीं ना कहीं आपने ऑलरेडी पढ़ रखी है। तो चैप्टर नंबर 10 में फिलहाल हमें जो है वो अब कुछ और नहीं पढ़ना होगा। हाँ, इत्तेफाक से ग्रैंड टेस्ट जो है वो कल आप दे भी चुके। अच्छा, ग्रैंड टेस्ट के रिव्यू के लिए मैं कोई क्लास रखूंगा, लेकिन वो अदर देन रेगुलर क्लासेस होगी। और मेरे ख्याल से टेस्ट की डेट आ चुकी है। अगर कोई एक बच्चा बता दे कि एनईडी का टेस्ट कौन सी डेट को है, ताकि मुझे यकीन हो जाए कि जो मुझे पता है वही आपको पता है और हमको सही पता है। जी अपना 2 सितंबर से 7 सितंबर के बीच में।
2nd से 7th के बीच में, राइट? तो Yes. मैं तो 2nd सितंबर मैंने अपने जहन में रखी हुई कि 2nd सितंबर जो है वो आपका टेस्ट होगा, तो हमारा टारगेट 2nd सितंबर के हिसाब से होना चाहिए। बाद में आपको टाइम मिल जाए, इट इज समथिंग एल्स। तो बहुत मुमकिन है मैं ई कैट की जो है वो कम से कम कोई 2 सेशन जो है वो एक्स्ट्रा अरेंज करूंगा, और दैट विल बी लिटिल लॉन्गर सेशन, यानी 1.5 आवर सेशन। उसका रीजन ये है कि मैंने फर्स्ट ईयर के 4 चैप्टर, चैप्टर 6, चैप्टर 8, चैप्टर 9, चैप्टर 10 चारों आपको रिव्यू करा दिए, अपनी तरफ से रिव्यू करा दिए। आपने कितना पढ़ा, कितना समझा, ये अब आप ही जानते हैं। मैं सेकेंड ईयर फिजिक्स के भी कुछ चैप्टर जो है वो रिव्यू कराऊंगा, और क्योंकि मेरा यकीन नहीं होगा कि सेकेंड ईयर आपने रिसेंटली पढ़ी है, लिहाजा उसमें आपको इतनी ज्यादा जो है वो चीजें रिकॉल करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको ज्यादा चीजें जो है वो याद होंगी। बस जो एक छोटा सा अलमिया है वो ये कि आपने एग्जाम नहीं दिया है, क्योंकि एप्टीट्यूड का बच्चा अगर एग्जाम दे के क्लास में बैठा हुआ होता है तो हम ये अज्यूम कर लेते हैं कि उसे सेकेंड ईयर में सब याद होगा, लेकिन क्योंकि आपने एग्जाम नहीं दिया है तो आप थोड़ा सा जो है वो इसमें डाउट होगा कि सेकेंड ईयर की अब आपको कितनी बातें याद हैं। जो चैप्टर रिव्यू कराऊंगा वो होगा चैप्टर नंबर 13, जो करंट इलेक्ट्रिसिटी था आपके पास, करंट इलेक्ट्रिसिटी, मैग्नेटिज्म, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, इनमें से सिर्फ मैग्नेटिज्म एक चैप्टर है जो शायद थोड़ा ज्यादा टाइम जो है वो ले ले, वरना इलेक्ट्रिसिटी, मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट और इलेक्ट्रॉनिक्स, हाँ इनफैक्ट इलेक्ट्रॉनिक्स भी शायद थोड़ा ज्यादा टाइम ले ले, क्योंकि आपने या तो इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ी नहीं होगी, अगर पढ़ी होगी तो बहुत ही जो है वो लिमिटेड पढ़ी होगी। ठीक है, अगर इसके हवाले से किसी के जहन में जो है वो कोई कंफ्यूजन है तो आप जो है वो बिल्कुल पूछ सकते हैं। अदरवाइज मैं जो हूँ वो चैप्टर नंबर 13 यानी करंट इलेक्ट्रिसिटी, उसका जो है वो रिव्यू स्टार्ट करना चाहूंगा। वैसे आप में से कितने बच्चों ने कल टेस्ट नहीं दिया? अगर वो सिर्फ अपने हैंड रेस कर लें तो मुझे पता चल जाएगा कि अभी वो बच्चे जो क्लास में मौजूद हैं उन्होंने टेस्ट नहीं दिया। क्योंकि पहली बात ये कि मैंने टेस्ट का पीडीएफ जो है ना वो ग्रुप पे शेयर नहीं किया है, और उसे शेयर ना करने का रीजन ही सिर्फ ये था कि मुझे भी एहसास है कि कराची में जो है वो कितनी कितनी बारिश हो रही है, और जब वो इतनी बारिश आती है तो इंटरनेट और लाइट तो सबसे पहले चले जाता है। अगर आप में से कोई बच्चा विलिंग है कि सर मैं कल टेस्ट नहीं दे पाया, आप मुझे जो है वो डायरेक्टली मैसेज करके बता सकते हैं। मैं कोई टाइम आपको बता दूंगा जिसपे मैं दोबारा रिस्पॉन्सेस कलेक्ट कर लूंगा, क्योंकि मैं पीडीएफ बिल्कुल शेयर करूंगा, लेकिन सिर्फ उन बच्चों से शेयर करूंगा जिन्होंने टेस्ट दिया है। ठीक है, जिन्होंने टेस्ट नहीं दिया उनसे मैं पीडीएफ शेयर नहीं करूंगा। तो अगर आप में से कोई बच्चा जो कल टेस्ट नहीं दे पाया कि इलेक्ट्रिसिटी फेलियर था या आपकी तबीयत खराब थी या कोई भी रीजन था, हाँ मुझे उस रीजन से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये कि आप मुझे इंटीमेट कर दें, डायरेक्ट मैसेज कर दें, मैं आपको टाइम बता दूंगा जिसमें मैं वो रिस्पॉन्स दोबारा कलेक्ट कर लूंगा, और फिर मैं आपसे पीडीएफ बिल्कुल शेयर कर सकता हूँ। जी यस अकबर। सर, मैंने देना है। अच्छा, आपने कल टेस्ट नहीं दिया? यस सर, वो लाइट चली गई तो मोबाइल से कर लेते। लाइट ही नहीं थी तो मोबाइल का डेटा कहाँ से? डेटा नहीं था ना, असली मसला भी तो ये था ना। अच्छा, ये भी एक मसला है। सर घर से ठीक, निकल गया तो डेटा क्यों करवाऊंगा? सही। नहीं, घर से निकलने की नीड नहीं है, आप घर में रहें, मैं आपको टाइम बता दूंगा, तो आप मुझे मैसेज कर दीजिएगा, मैं आपको टाइम बता दूंगा। बल्कि आप मुझे अपना प्रेफर्ड टाइम बता दीजिएगा, सर मैं इस टाइम पे टेस्ट देना चाह रहा हूँ, मैं फॉर्म जो है वो एक्टिव कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो आप में से कोई भी बच्चा जो इसने कल टेस्ट नहीं दिया वो टेस्ट देना चाहता है, मुझे मैसेज कर दे, मैं जिस टाइम पे आप कहेंगे मैं फॉर्म एक्टिव कर दूंगा, आप टेस्ट जो है वो बिल्कुल दे सकते हैं। अच्छा, अब गैलीलियन अब जो अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे उसका ताल्लुक होगा बेसिकली करंट इलेक्ट्रिसिटी से। देखिए, पहली बात, ये जो लफ्ज आप इस्तेमाल करते हैं ना करंट, इस लफ्ज का मतलब क्या होता है? अगर कोई बच्चा जल्दी से बता दे, करंट किसे कहता है? जी भाई, फ्लो ऑफ चार्ज को। ठीक है, और जी राविया एजाज? सर फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। और अब अखलाक रहेगा। जी अखलाक? फ्लो ऑफ एनीथिंग इज कॉल्ड करंट। हाँ नहीं, ये सबसे अच्छा जवाब था।
देखिए करंट का मतलब होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग। आप कहते हैं ना वाटर करंट, जब आप बीच पे जाएंगे पिकनिक मनाने वहां पे टर्म पढ़ेंगे वाटर करंट, मतलब फ्लो ऑफ वाटर। करंट का लफ्जी मतलब होता है फ्लो ऑफ एनीथिंग। जब आप जुमला इस्तेमाल करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, तब इसका मतलब बन जाता है क्या, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ चार्जेस। तो इस बात को ध्यान में रखिए, अगर कोई आपसे सिर्फ ये पूछ ले ना करंट किसे कहते हैं, तो करंट जो है वो आपके पास फ्लो ऑफ एनीथिंग को कहता है। और जब आपसे बात की जाती है इलेक्ट्रिक करंट की, तब इसका मतलब होता है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो हम जो चैप्टर यहाँ पढ़ने वाले हैं वो बेसिकली है क्या, इलेक्ट्रिक करंट और इलेक्ट्रिसिटी। देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक क्या थी, इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स की वो ब्रांच थी जिसमें हम उन चार्जेस को पढ़ते थे जो स्टेट ऑफ रेस्ट में हो। इलेक्ट्रोडायनेमिक्स फिजिक्स की वो ब्रांच है जिसमें हम उन चार्जेस को पढ़ेंगे जो स्टेट ऑफ मोशन में हो। और जब चार्ज स्टेट ऑफ मोशन में होता है तो वो फ्लो ऑफ चार्ज या फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जिसको हम नाम देते हैं किसका, इलेक्ट्रिक करंट का। आप मटेरियल को दो कैटेगरीज में जो है वो डिवाइड करते थे। एक आपके पास कहलाता है क्या, इंसुलेटर, और एक आपके पास कहलाता है क्या, कंडक्टर। अगर कोई आपसे पूछ ले कि कंडक्टर और इंसुलेटर में बुनियादी फर्क क्या है, ये ना कहिएगा कि सर इंसुलेटर करंट कंडक्ट नहीं करता और कंडक्टर कंडक्ट करता है, ये तो मुझे मालूम है। वो कौन सी ऐसी चीज है जो इंसुलेटर को इंसुलेटर और कंडक्टर को कंडक्टर बनाती है? अगर कोई बच्चा जल्दी से अपनी राय का इजहार कर दे तो मैं भी जल्दी से आगे बढ़ जाऊंगा। जी अरीशा। सर सर कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक्सेसिव होते हैं। बिल्कुल ठीक। देखिए जब आप इंसुलेटर को देखेंगे तो आप इंसुलेटर में क्या कहते थे, आप इंसुलेटर में कहते थे कि न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है, न्यूक्लियस है, इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन जो है वो अपने अपने न्यूक्लियस के गिर्द जो है वो फ्रीली घूम रहे हैं। ऐसे इलेक्ट्रॉन को हम नाम देते हैं क्या, बाउंड इलेक्ट्रॉन। एक ऐसा इलेक्ट्रॉन जो अपने न्यूक्लियस के गिर्द एक ही ऑर्बिट में घूमता रहे। अगर आप कंडक्टर्स को देखेंगे तो कंडक्टर्स में क्या होता है, कंडक्टर्स में एटम एक दूसरे से जो है वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। इस क्लोजली पैक्ड होने का इम्पैक्ट क्या होगा, इस क्लोजली पैक्ड होने का इम्पैक्ट ये होगा कि अगर आप एक इलेक्ट्रॉन की बात करें तो इस इलेक्ट्रॉन पे अपना न्यूक्लियस तो फोर्स एक्सर्ट कर रहा होगा, जो इर्द गिर्द के न्यूक्लियाई हैं वो भी इतने करीब हैं कि उनका भी कोई ना कोई इम्पैक्ट इस इलेक्ट्रॉन पे होगा। नतीजा क्या निकलता था, ये इलेक्ट्रॉन कैसा इलेक्ट्रॉन बन जाता था, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये वो इलेक्ट्रॉन है जो एक ऑर्बिट में नहीं रहेगा, ट्रैवल करता रहेगा, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो अगर कोई आपसे ये बोले कि इंसुलेटर्स डू नॉट पोजेस इलेक्ट्रॉन, ये जुमला गलत है। इंसुलेटर्स डू नॉट पोजेस फ्री इलेक्ट्रॉन, ये जुमला सही है। इंसुलेटर्स में इलेक्ट्रॉन होते हैं, कंडक्टर में भी इलेक्ट्रॉन होते हैं। इंसुलेटर के इलेक्ट्रॉन बाउंड इलेक्ट्रॉन्स हैं, जबकि कंडक्टर के इलेक्ट्रॉन जो है वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब अगर मैं एक कंडक्टर लूं, फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन क्यों कहते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन को फ्री इलेक्ट्रॉन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो ट्रैवल करेगा। अब फर्ज करें मैंने एक कंडक्टर लिया, इस कंडक्टर के अंदर जो है वो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होंगे, ठीक। अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि जो इलेक्ट्रॉन इस कंडक्टर के अंदर मौजूद है, क्योंकि कंडक्टर है तो मैं ये मान लेता हूं कि वो कंडक्टर में जो इलेक्ट्रॉन है वो फ्री इलेक्ट्रॉन है, वो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे। जब वो फ्री इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करेंगे और इस कंडक्टर से बाहर निकलेंगे, तो हम ये कहते थे कि वो अमाउंट ऑफ चार्ज जो किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन से 1 सेकंड में पास हो, उस अमाउंट ऑफ चार्ज को हम इलेक्ट्रिक करंट का नाम देते थे। द अमाउंट ऑफ चार्ज पासिंग थ्रू क्रॉस सेक्शन ऑफ अ कंडक्टर इन 1 सेकंड इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। तो बेसिकली जो बात हम करने जा रहे हैं वो किसकी है, इलेक्ट्रिक करंट की। I इज इक्वल टू क्यू। अच्छा अब अगर मैं कहूं कि टाइम 2 सेकंड है, तो मैं I इज इक्वल टू क्यू नहीं कह सकता, क्योंकि I इज इक्वल टू क्यू कब होगा, व्हेन टाइम इज 1 सेकंड। अगर मेरे पास 2 सेकंड का चार्ज होगा तो I कैसे निकालेंगे, Q डिवाइडेड बाय 2। अगर टाइम जो है वो 3 सेकंड होगा तो आप कहते थे I इक्वल Q ओवर 3, और टाइम अगर T हो जाए तो I इक्वल Q ओवर T। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करना चाहूं
तो मैं क्या कह सकता हूं, इलेक्ट्रिक करंट इज बेसिकली रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, I is equals to Q over T, क्योंकि anything divided by time is known as rate. तो what is electric current? The rate of flow of electron that is passing through cross section of a conductor. यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कैसे निकालेंगे? हमें मालूम है चार्ज का यूनिट होता है कूलम, टाइम का यूनिट होता है सेकंड, तो कूलम पर सेकंड जिसको नाम दिया जाता था क्या, एम्पियर, जिसको हम नाम देते थे किसका, एम्पियर का। अच्छा, अब जब तक बात होगी इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट का कॉज है फ्लो ऑफ चार्ज और फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रिक करंट बजाते खुद क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो दोनों चीजों में फर्क है। अगर एग्जाम में पूछे व्हाट इज द कॉज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो आप कहेंगे फ्लो ऑफ चार्जेस। अगर वो पूछे व्हाट इज इलेक्ट्रिक करंट, तो फिर वो होगा रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज या रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, फर्स्ट क्या, मैंने एक कंडक्टर लिया, ये एक वायर, ये कंडक्टर है। इसके कंडक्टर होने का मतलब इसके अंदर जो है वो बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मौजूद होंगे। फर्ज कर ले मेरे पास ये पीस ऑफ वायर है, ठीक है। अगर मैं इस पीस ऑफ वायर को टच करूं तो मुझे करंट फील नहीं होता, बता सकते हैं क्यों? लेट्स से दिस पीस ऑफ वायर इज अ कंडक्टर। इस पीस ऑफ वायर के अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन होंगे, दोस फ्री इलेक्ट्रॉन्स विल बी मूविंग। अगर मैं आपसे कहूं कि आप इस पीस ऑफ वायर को टच करें तो आपको करंट फील नहीं होता, मेरा सवाल है कि क्यों फील नहीं होता? जी अखलाक। क्योंकि वो डायरेक्शन में नहीं है ना सर, ये लोग मतलब सिंगल डायरेक्शन में अगर जाएंगे फ्लो करेंगे तो आपको करंट फ्लो महसूस होगा, वरना आपको करंट महसूस नहीं होगा। माशाल्लाह, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखें, ये सवाल थ्योरी में जो है वो रीजन में भी पूछा जा सकता था कि अगर मैं एक पीस ऑफ वायर ले लूं, वो पीस ऑफ वायर कंडक्टर है, कंडक्टर में फ्री इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। अगर चार्ज मूव करता है तो इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है, हमें करंट फील क्यों नहीं होता? क्योंकि अगर आप इन तमाम इलेक्ट्रॉन को गौर से देखें तो ये रैंडम डायरेक्शन में ट्रेवल करते हैं। अगर दो इलेक्ट्रॉन राइट पे जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दो इलेक्ट्रॉन लेफ्ट पे जा रहे होंगे। अगर दो इलेक्ट्रॉन इस तरह डायगनली जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं दो इलेक्ट्रॉन इस तरह डायगनली जा रहे होंगे। अगर एक इलेक्ट्रॉन अपवर्ड जा रहा है तो एक कैसे जा रहा होगा, डाउनवर्ड। नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, जीरो बन जाएगा। नेट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बन जाएगा, जीरो। अगर आप चाहते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट जनरेट हो तो इलेक्ट्रिक करंट को जनरेट करने के लिए तमाम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन का एक जैसा होना जरूरी है, और इस डायरेक्शन को एक जैसा बनाने के लिए हमें इस कंडक्टर को कनेक्ट करना पड़ता था किसी ना किसी वोल्टेज सोर्स से। क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप गालिबन या तो पढ़ चुके हैं या पढ़ रहे हैं, तो पोटेंशियल डिफरेंस का कॉन्सेप्ट मौजूद है। ये बैटरी प्रोवाइड करेगी पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ, वोल्टेज, आप जो नाम देना चाहें दे दें। यानी बैटरी इलेक्ट्रॉन को एनर्जी प्रोवाइड करेगी। वो तमाम इलेक्ट्रॉन जो रैंडम डायरेक्शन में, वो तमाम इलेक्ट्रॉन जो है वो अलाइन हो जाएंगे। किस तरह अलाइन हो जाएंगे? पॉजिटिव टर्मिनल इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा, वो सारे इलेक्ट्रॉन जो पहले रैंडम डायरेक्शन में थे, वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन अब इस डायरेक्शन में ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। क्यों? क्योंकि पॉजिटिव ऑफ द बैटरी तमाम इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अट्रैक्ट। यही रीजन है हर सेल या हर वोल्टेज हर कंडक्टर में से करंट पास नहीं करवा सकता। फॉर एग्जांपल, जो सेलफोन आप यूज करते हैं वो 5 वोल्ट के ऊपर चार्ज होता है। वो अब तो खैर टेक्नोलॉजी वो फास्ट चार्जिंग की तरफ जा रही है, वो 9 वोल्ट पे 12 वोल्ट पे भी चार्ज हो रहा होता होगा, ठीक, जो एडेप्टिव चार्जिंग कहलाती है। नॉर्मली 5 और 9 के आसपास चल रही होती है। लेकिन अगर आज आप अपने घर का जो टीवी है उसको एक सेल से चलाना चाहेंगे, एक एडेप्टर से चलाना चाहेंगे जिसका फोन चार्ज करते हैं, आप नहीं चला पाएंगे। क्यों? क्योंकि हर कंडक्टर के अंदर इलेक्ट्रॉन को एक डायरेक्शन में लाने के लिए एक जैसी एनर्जी नहीं चाहिए। वो बल्ब जो आप एक 12 वोल्ट बैटरी से चला लेते हैं, आप उस बैटरी से एक 100 वॉट के बल्ब को नहीं जला सकते। ठीक, हमें जो है वो ये बातें जो है वो मालूम होनी चाहिए। तो पोटेंशियल डिफरेंस की अहमियत क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस क्या करता है? वो तमाम इलेक्ट्रॉन की डायरेक्शन को एक जैसा बना देता है। यही वजह है कि आपने दो तरह के करंट पढ़े। एक आपके पास कहलाता था क्या, इलेक्ट्रॉनिक करंट, और एक आपके पास कहलाता था क्या, कन्वेंशनल करंट। शायद इलेक्ट्रॉनिक आपको याद हो, इलेक्ट्रॉनिक करंट ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम माइनस टू प्लस, और कन्वेंशनल आपको याद हो, इट ऑलवेज ट्रेवल प्लस फ्रॉम प्लस टू माइनस। और ऐसा करने का रीजन क्या है?
ऐसा करने का रीजन ये है कि जब आपने मैग्नेटिज्म, मेरे ख्याल से आप में से मेजॉरिटी ने पढ़ रखा होगा, जितने रूल्स आपने मैग्नेटिज्म में बनाए वो नेगेटिव चार्ज के लिए बनाए, पॉजिटिव चार्ज के लिए बनाए। पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव स्टैंडर्ड चार्ज है। इलेक्ट्रॉनिक करंट या करंट वो वाहिद स्पीशी थी जो इलेक्ट्रॉन की वजह से थी। या तो आप सारे रूल्स उल्टे कर देते, हमने बजाय इसके कि हम सारे लॉज उल्टे करें, हमने क्या किया, हमने करंट को ही उल्टा कर दिया। उसूली तौर पे कंडक्टर में जो करंट ट्रेवल करता है दैट इज इलेक्ट्रॉनिक करंट दैट ट्रेवल्स फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्योंकि आपको जुमला याद होगा, इलेक्ट्रॉन ऑलवेज ट्रेवल फ्रॉम डैश पोटेंशियल टू डैश पोटेंशियल, हाई टू लो, लो टू हाई। अगर इस एमसीक्यू को आप फिल कर दें, अगर आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक में एब्सोल्यूट पोटेंशियल या इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ लिया तो शायद जुमला रिफ्रेश होगा आपके माइंड में। इलेक्ट्रॉन कौन से पोटेंशियल से कौन से पोटेंशियल की तरफ जाता है? लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल या हाई टू लो? जी जुनेद। सर लोअर टू हाई। ठीक है, याद रखिएगा जो आपके पास इलेक्ट्रॉन है वो हमेशा लो पोटेंशियल से हाई जाता है, माइनस से प्लस। याद रखना बड़ा आसान है, माइनस को आप लो मान लीजिए, प्लस को आप हाई मान लें। जो कन्वेंशनल करंट है वो फ्लो ऑफ पॉजिटिव चार्ज की वजह से, और वो ट्रेवल करेगा प्लस टू माइनस, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। सर्किट्स में जब भी बात की जाएगी करंट की, तो वो करंट लाजमी तौर पे कौन सा करंट लिया जाएगा? वो करंट लाजमी तौर पे लिया जाएगा क्या? कन्वेंशनल करंट। वो करंट आप हमेशा लेंगे कन्वेंशनल करंट। अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि तमाम इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में ट्रेवल करें, अच्छा वैसे जब इलेक्ट्रॉन बगैर किसी वोल्टेज के ट्रेवल कर रहा होता है तो उसके पास एक वेलोसिटी जो स्मॉल वेलोसिटी है, जो अपनी एनर्जी की वजह से। जब आप बैटरी कनेक्ट करते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक और वेलोसिटी आती है जिसको हम नाम देते थे ड्रिफ्ट वेलोसिटी का, जो थर्मल पे सुपर इम्पोज होती थी। वो इलेक्ट्रॉन जो रैंडम होते थे वो सारे इलेक्ट्रॉन सेम डायरेक्शन में आ जाते थे। तो याद रखिएगा, बैटरी कनेक्ट करने का मकसद है कि आप इलेक्ट्रॉन को ड्रिफ्ट वेलोसिटी दे रहे हैं। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा इलेक्ट्रॉन उतना जल्दी अलाइन हो जाएंगे, उतने ज्यादा ट्रैवल करेंगे, करंट उतना ज्यादा होगा। यही वजह है कि एक रिलेशन पढ़ते थे, करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पोटेंशियल डिफरेंस। वो करंट जो किसी कंडक्टर में से पास होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है उस पोटेंशियल डिफरेंस के जो आप कंडक्टर के अक्रॉस प्रोवाइड करते हैं। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा करंट उतना ज्यादा होगा। इस रिलेशन को आपने नाम दिया था किसका? ओम्स लॉ का। फिर आप प्रोपोर्शनैलिटी को इक्वालिटी में कन्वर्ट करते थे, एक कांस्टेंट आता था। इस कांस्टेंट के को हम नाम दिया करते थे किसका? कंडक्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। अभी हम कंडक्टेंस में वापस आएंगे। अगर मैं कंडक्टेंस को लेफ्ट पे ले आऊं तो ये बन जाएगा 1/k। ये जो 1/k है, इस 1/k को हम नाम देते थे किसका? R का, जिसका मतलब होता था क्या? रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर। तो रिलेशन बन जाता था V इक्वल I R। ये ओम्स लॉ की वो शक्ल जो आप में मेजॉरिटी को है वो है। याद का मटेरियल की जो प्रॉपर्टी है वो उसूली तौर पे रेजिस्टेंस है। क्यों? कंडक्टर्स के अंदर एटम क्लोजली पैक्ड होते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ट्रेवल करना शुरू करता है तो उसके लिए ऐसा नहीं है कि पैसेज बिल्कुल क्लीन है, ये एटम के लिए इलेक्ट्रॉन बिल्कुल सीधा चला गया, नहीं। एटम जैम पैक्ड है। जब इलेक्ट्रॉन ट्रैवल करता है तो वो दूसरे इलेक्ट्रॉन से भी कोलाइड करेगा, वो न्यूक्लियाई से भी कोलाइड करेगा। इस कोलिजन के नतीजे जो रेजिस्टेंस, जो ऑपोजिशन ऑफर होती है फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन में, उसको आप रेजिस्टेंस का नाम दिया करते थे। रेजिस्टेंस ज्यादा होने का मतलब है कंडक्टेंस कम है, रेजिस्टेंस कम होने का मतलब है कि कंडक्टेंस ज्यादा है। तो मटेरियल का जो असल कैरेक्टरिस्टिक है वो बेसिकली क्या हुआ करता है? उसकी रेजिस्टेंस। ठीक। अच्छा, अगर आप रेजिस्टेंस के हवाले से सिर्फ दो बातें सुनने पे इंशाल्लाह यहां से अगली क्लास में कंटिन्यू करेंगे। जो किसी भी कंडक्टर की रेजिस्टेंस है वो आपके पास कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करेगी। पहली बात तो ये क्लियर होनी चाहिए जहनों में कि रेजिस्टेंस होती ही क्यों है। रेजिस्टेंस होती है बिकॉज ऑफ कोलिजन ऑफ इलेक्ट्रॉन विद द एटम। और जब हम विद एटम कहते हैं इसका मतलब होता है विद द न्यूक्लियाई और विद द इलेक्ट्रॉन। अब अगर किसी वजह से ये कोलिजन बढ़ गया तो रेजिस्टेंस बढ़ जाएगी। अगर किसी वजह से कोलिजन कम हो गया तो रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाएगी।
तो मैं 3 फैक्टर आपको बताता हूं, इस उम्मीद पे कि आपको ये सारी बातें याद हैं। पहला फैक्टर है लेंथ। पहला फैक्टर है लेंथ। अगर मैं आपसे कहूं कि मेरे पास एक कंडक्टर है जो स्मॉल है, दूसरा कंडक्टर है जो सेम मटेरियल सेम डायमीटर का लेकिन लेंथ ज्यादा है, तो किस कंडक्टर के अंदर रेजिस्टेंस ज्यादा होनी चाहिए, L1 में या L2 में? मैंने आपको बड़ा सीधा सा बेंचमार्क बता दिया है। ज्यादा कोलिजन का मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस है। तो कौन सा इलेक्ट्रॉन ज्यादा रेजिस्टेंस एक्सपीरियंस करने वाला है, जो L1 में या L2 में? जी अखलाक। L2 वाला। L2 वाला, क्योंकि लेंथ ज्यादा होने का मतलब है ज्यादा कोलिजन पॉसिबल है। L1 में जो इलेक्ट्रॉन है उसकी जिंदगी तो यहाँ आके आसान हो जाएगी, लेकिन L2 वाले इलेक्ट्रॉन को तो अभी और कोलाइड करना है। तो कहते हैं इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल लेंथ। और आप इतनी तो साइंस आपने पढ़ ली है कि जब आप एक फैक्टर को स्टडी कर रहे होते हैं तो उसके अंदर बाकी सब अब कांस्टेंट है। तभी मैंने जुमला इस्तेमाल किया कि दोनों कंडक्टर का डायमीटर भी सेम है और दोनों का मटेरियल और टेम्परेचर भी सेम है। सेकंड फैक्टर, मेरे पास एक कंडक्टर ये वाला है, एक कंडक्टर ये वाला है। ये आपके पास क्या है? दूसरा फैक्टर है एरिया। ये A1, ये A2। अब थोड़ा कॉमन सेंस इस्तेमाल करें। देखिए, अगर आप एक गाड़ी चला रहे हैं एक सिंगल ट्रैक रोड के ऊपर, सिंगल ट्रैक रोड का मतलब है कि बस एक ही गाड़ी एक वक्त में जा सकती है। अगर आपके आगे वाली गाड़ी में कोई प्रॉब्लम हो गई तो अब आपके पास कोई ऑल्टरनेट नहीं है, कोई ऑल्टरनेट नहीं है। लेकिन आप इमेजिन करें, आप शायर फैसल पे गाड़ी चला रहे थे, जहां पर मेरे ख्याल से, अगर गलत याद नहीं पड़ता तो मेरे ख्याल से 4 ट्रैक तो होंगे या 3 ट्रैक होंगे, 4 मान लेते हैं, 4 ट्रैक है। अगर आप एक ट्रैक के ऊपर गाड़ी चला रहे हैं और सामने कोई ऑब्स्टिकल है तो आप ट्रैक चेंज कर सकते हैं। ठीक, आप इस तरीके से सोचिए कि ज्यादा डायमीटर का मतलब है आपके रास्ते में ऑपोजिशन या रेजिस्टेंस कम हो जाएगी। या दूसरे तरीके से सोचिए, जब सर नैरो रोड होगी तो एक वक्त में कम कार पास होंगे, लेकिन अगर 4 ट्रैक होंगे तो साइमल्टेनियसली 4 गाड़ियां गुजर जाएंगी। अगर आप मेरी बात समझ रहे हैं तो आप आसानी फैसला कर लेंगे किस कंडक्टर के अंदर करंट आपको ज्यादा फील होगा, जिसमें क्रॉस सेक्शन एरिया कम है या जिसमें ज्यादा है? तो जिसमें ज्यादा है। जिसमें ज्यादा है। अच्छा, ज्यादा करंट का मतलब है कि रेजिस्टेंस कम है, तो हम क्या कहेंगे? रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया। यही वजह है कि आपने कितनी जगहों पर ये जुमला पढ़ा कि अगर आप चाहते हैं कि वायर की रेजिस्टेंस कम हो जाए तो आप थिक वायर इस्तेमाल करेंगे। अगर सिर्फ यहाँ पर सरसरी तौर पे बता दूं, जब आप वो ट्रांसफार्मर बनाते थे तो ट्रांसफार्मर में प्राइमरी कॉइल और सेकेंडरी कॉइल के लिए जो वायर इस्तेमाल करते थे, आप वो थिक वायर लेते थे। क्यों? ताकि उसकी अपनी रेजिस्टेंस जो है वो कम से कम हो जाए। ठीक। तीसरा फैक्टर है बेसिकली टेम्परेचर। अगर आप कॉमन सेंस इस्तेमाल करें तो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको क्या बताया, जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का कॉज क्या है? रेजिस्टेंस का कॉज है कोलिजन। अगर आज मेरे पास एटम स्लोली वाइब्रेट कर रहे हो तो इस इलेक्ट्रॉन का गुजरना आसान है, लेकिन अगर ये बहुत तेजी से वाइब्रेट करे तो इसका गुजरना क्या हो जाएगा? मुश्किल हो जाएगा। मैं जब क्लास में पढ़ाता था, मैं बच्चों को एग्जांपल देता था कि अगर डोर है, उस डोर पे स्पाइक लगी हैं जो नीचे आती हैं ऊपर जाती हैं। अगर वो स्लो है तो आप वेट करेंगे, जब वो ऊपर जा रहा होगा आप गुजर जाएंगे। लेकिन अगर वो इस तरह ट्रेवल कर रही हो तो आपके लिए पास होना जो है वो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो कोलिजन बढ़ जाती है, कोलिजन बढ़ जाती है तो रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। यानी मोर टेम्परेचर मींस मोर रेजिस्टेंस, लेस टेम्परेचर मींस लेस रेजिस्टेंस। ठीक। अब क्योंकि टेम्परेचर, ये बस आज के लिए आखिरी जुमला होगा, मैं 3 मिनट ऑलरेडी ऊपर ले गया। अगर आप कंडक्टर की रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वो लेंथ, एरिया, टेम्परेचर पे डिपेंड करती है। तीनों चीजों को मिलाकर आप नाम देते थे फिजिकल स्टेट ऑफ द कंडक्टर का। क्योंकि ओम्स लॉ के अंदर रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो ओम्स लॉ से उस वक्त तक वैलिड होता है जब तक रेजिस्टेंस कांस्टेंट होती है। यही वजह है कि जब आप ग्राफ बनाते थे ओम्स लॉ में करंट का और वोल्टेज का, तो ये ग्राफ आपके पास कैसा बनता था? स्ट्रेट लाइन। ये स्ट्रेट लाइन उस वक्त तक रहेगी जब तक आर कांस्टेंट है। मैं अपनी अगली क्लास में इसी बात की वजाहत करूंगा। मैं सिर्फ ओम्स लॉ की स्टेटमेंट पूरी करना चाह रहा हूं, इसलिए सारी बातें बता दी।
amount of current passing through a conductor is directly proportional to potential difference provided across the conductor, provided that physical state of the conductor remains the same. Why? क्योंकि physical state का मतलब है length, area, temperature, कोई भी एक change हो जाएगा तो आपके पास resistance change हो जाएगी. Resistance change हो जाएगी तो Ohm's law valid नहीं होगा. यही वजह है कि सेकेंड ईयर में आप प्रैक्टिकल परफॉर्म करते थे टंगस्टन फिलामेंट वाला. उसका ऑब्जेक्ट ही ये था, शो दैट टंगस्टन फिलामेंट डजंट ओबे ओम्स लॉ. क्यों? टंगस्टन फिलामेंट थोड़ी देर जलने के बाद हीट अप हो जाएगा. जब वो हीट अप हो जाएगा उसका टेम्परेचर चेंज हो जाएगा. टेम्परेचर चेंज होने का मतलब रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगी. ठीक है, बात से मुकम्मल करना चाह रहा हूँ कि एक ही जुमले से आप बहुत कुछ सीख पाए. आम कंडक्टर में टेम्परेचर के बढ़ने से रेजिस्टेंस बढ़ जाया करती है. सेमीकंडक्टर्स में उल्टा होता था. जब आप उनका टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी रेजिस्टेंस कम होती है. छोटी छोटी बातें जो हमें ज़हनों में रखनी है. ठीक, यहीं से कंटिन्यू करूंगा इंशाल्लाह अपनी अगली क्लास में. अगर ओम्स लॉ से रिलेटेड किसी के सामने कोई क्वेश्चन है आप बिल्कुल पूछ सकते हैं. अदरवाइज आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर इन नेक्स्ट क्लास. ओके, दोबारा याद दिला रहा हूँ, किसी बच्चे ने जो है वो टेस्ट जो है वो मिस किया हुआ है और आप विलिंग है कि सर हमें टेस्ट देना है, आप मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं. आप मुझे अपनी टाइम स्लॉट बता दिएगा. अगर वो मेरे लिए फिजिबल हुआ मैं आपका टेस्ट बिल्कुल ले लूंगा, ताकि जब मैं पीडीएफ शेयर करूं तो आप तक वो पहुंच सके. क्योंकि पीडीएफ से उन बच्चों तक जाएगा जिन्होंने टेस्ट एक्चुअली अटेम्प्ट किया हुआ होगा. सो नाउ आई विल रिज्यूम फ्रॉम हियर ऑन संडे. मंडे को जो आपका टेस्ट होना है उसमें सिर्फ चैप्टर 10 ही आएगा. जी अनस. तो मुझे टेस्ट डिस्कस हो गया वाला. हाँ, मैंने आपने शायद क्लास आज लेट ज्वाइन की. जो ग्रैंड टेस्ट मैंने लिया उसके लिए मैं क्लास अलग से रखूंगा, उसमें मैं वो टेस्ट डिस्कस करूंगा. ठीक, ओके.